हे गाइस, हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योत्सना तिवारी एंड वेलकम टू रोजगार सेतु विद संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। जी हां बच्चा, स्वागत है आप सभी का रोजगार सेतु विद संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं ज्योत्सना तिवारी आपकी इकोनॉमिक्स फैकल्टी एक बार फिर आप सभी के लिए इकोनॉमिक्स का एक तड़कता भड़कता टॉपिक जो है लेकर के आ गई हूं। और टॉपिक आज का, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कि भारत की गैस इकोनॉमी क्या अर्थव्यवस्था है संकट में। बिल्कुल आप सबको पता होगा ये, चाहे हम बिजनेस के तौर पर बात करें या बात करें हम अपने पर्सनल यूज के तौर पे, तो सब बहुत ज्यादा परेशान है। क्यों परेशान है भाई? गैसों के जिस हिसाब से प्राइस बढ़े हैं ना भाई साहब, कि हर किसी का परेशान होना बनता है इसमें, है कि नहीं। गैस के एक तो प्राइस बढ़ गए, चलो बंदा प्राइस भी दे दे, लेकिन अब दिक्कत यहाँ पर ये है कि सप्लाई भी तो नहीं हो रही है गैस की, है ना। जो कि अभी पहले 21 दिन पहले या 20 दिन पहले बुकिंग करनी पड़ती थी, अब वो 25 दिन पहले करनी पड़ रही है। और इसी तरह से क्या क्या संकट है, क्या क्या समस्याएं हैं, सुझाव इसके क्या क्या हैं, सॉल्यूशन क्या क्या निकल सकते हैं, उन सब का डिस्कशन करेंगे आज के इस सेशन में। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भारत की गैस इकोनॉमी क्या संकट में है। एक सेकंड रुकना। हाँ, तो सबसे पहला यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो ये है कि महायुद्ध का भारत पर असर क्या क्या हुआ। महायुद्ध क्या हो रहा है, दुनिया भर में युद्ध छिड़े हुए हैं। आपको पता है अमेरिका, इजराइल, ईरान ने बाकी जितनी गल्फ कंट्रीज है सब पे एकदम धाए धाए, आपको पता होगा कि मिसाइलें दाग रहा है ना। और इस तरह से रशिया में भी बहुत ज्यादा वो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। और इन सब के कारण क्या हो रहा है कि जो आवागमन है ना, जो बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला सिस्टम है वो बंद हो चुका है और बंद हो गया है, जिस वजह से आपकी गैस सप्लाई नहीं हो रही है। और जिससे क्रूड ऑयल जो है आपका, पेट्रोल डीजल हो गया, इसके भी रेट महंगे हो रहे हैं और गैस के भी महंगे हो रहे हैं ना। तो अब क्या असर पड़ा, तो देखिए, तो सबसे पहले देखिएगा कि भारत की गैस इकोनॉमी क्या अर्थव्यवस्था संकट में क्या है। तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि भारत की एलपीजी पर निर्भरता कितनी है, कितने हम डिपेंडेंट हैं एलपीजी पर, है ना। मतलब कि गैस के बिना हमारा कितना काम चलेगा और कितना काम हमारा नहीं चल सकता। तो यहां पर आप देख सकते हैं विशेष तौर पे कि भारत की जो एलपीजी पर निर्भरता है वो क्या है। भारत की एलपीजी पर निर्भरता, तो इंपोर्ट जो है, मतलब जो हम दूसरे देशों से गैस हम अपने यहाँ इंपोर्ट करवाते हैं, आयात करवाते हैं, वो कुल सालाना खपत का 67% यानी 2/3 है ना। तो यहाँ पर देखना, कुल खपत हमारे यहाँ जो है, भारत की बात हो रही है ये, ठीक है। तो भारत में अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक सेकेंड, तो यहां पर देखा जाए तो कुल खपत हमारी कितनी है, 33.15 मिलियन मीट्रिक टन है, जो कि हर साल गैस की खपत है भारत में। मिडिल ईस्ट का हिस्सा कुल कितना इंपोर्ट होता है, 85 से 90% हिस्सा जो है गैस हम कहां से, मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करवाते हैं। और भारत में कुल उपभोक्ता कितने हैं, 33.2 करोड़ उपभोक्ता ऐसे हैं जो कि गैस का उपयोग करते हैं भारत में, ठीक है ना। अब देखो हुआ क्या, अब ये क्यों युद्ध छिड़ा, तो आपको पता है मध्य पूर्व में छिड़े संघर्ष का साया अब दुनिया की तेल और गैस की सप्लाई पर भी पड़ रहा है। बिल्कुल भाई, दुनिया में तेल भी महंगा हो रहा है और गैस तो महंगी हो ही रही है और सप्लाई भी नहीं आ रही है। इसकी वजह से आपने देखा होगा कि अभी हाल ही की न्यूज है कि बेंगलुरु जो है ना, बेंगलुरु में क्या हुआ है, तो बेंगलुरु जो है वहां पर जो कमर्शियल सिलेंडर है उनको देने से मना कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट करने से। और वहां पर बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए और रेस्टोरेंट बंद होने की वजह से क्या हुआ, हम अपनी वही पुरानी पद्धति पे आ गए। अब देखा होगा, ये कल की न्यूज है कि बेंगलोर में जो वहां के रेस्टोरेंट हैं, अब वो जो है वो चूल्हे वाला खाना बनाने के लिए पूरा लकड़ी ले जाकर के भट्टी में लगाने वाला वैसा सिस्टम कर रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं जो हमारे पूर्वज किया करते थे, हमारे दादा दादी हो गए, उनके जमाने का जो वक्त था चूल्हे पे खाना बनाने वाला, वो पद्धति अब लग रहा है कि वापस लौटने वाली है जल्दी ही, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो महायुद्ध से भारत में जो मुसीबत आई है, तो कौन कौन सी मुसीबतें आई हैं भारत में महायुद्ध जो हो रहा है उसकी वजह से। तो पहली मुसीबत तो आपके सामने ये रही, क्या है पहली मुसीबत, कि गैस की बुकिंग अब 21 की जगह 25 दिन पर होगी। मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में ही कि पहले 21 दिन पहले गैस की बुकिंग करनी पड़ती थी, अब वही बुकिंग आपको 25 दिन पहले करनी पड़ेगी, तभी आपको गैस मिलेगी। दूसरा, कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ के कितने हो गए हैं, 115 रुपए बढ़ गया है ना। कमर्शियल, ये याद रखना, कमर्शियल मतलब जो रेस्टोरेंट वगैरह वाले यूज करते हैं ना, ये उस गैस सिलेंडर की बात हो रही है। इसके दाम बढ़ के कितने, 115 रुपए हो गए। घरेलू गैस सिलेंडर जो है वो 60 रुपए तक उसके दाम बढ़ गए, मतलब जो हमारे और आपके घर में यूज होती है घरेलू गैस सिलेंडर है, उसका दाम 60 रुपए तक क्या हुआ है, बढ़ा है। आगे बात करें तो बेंगलुरु में कमर्शियल गैस की किल्लत है, बहुत ज्यादा है ही, आपको बताई ना मैंने, वो रेस्टोरेंट वहां के बंद हो गए। अब देखो भारत में कहां कहां से एलपीजी आता है, ठीक है।
अगर बात करें तो भारत में किस किस एरिया से कितने % एलपीजी आता है। अगर हम बात करेंगे यूएई की, तो यूएई जो है वो 26% तक हम वहां से एलपीजी इंपोर्ट करवाते हैं। कतर से हम 22% एलपीजी लेते हैं। सऊदी अरेबिया से हम 19% तक एलपीजी लेते हैं। और अन्य से मतलब अलग छोटे छोटे बाकी जो राज्य हैं वहां से हम कितना लेते हैं, तो अन्य राज्य कह रही हूँ, देश है, जो छोटे छोटे देश है वहां से हम 33% तक का क्या करते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं एलपीजी का। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि भारत में गैस महंगी क्यों हो रही है, क्या कारण है उसके पीछे, है ना। तो देखना, आयात पर निर्भरता, रीजन क्या है, हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट पर, है ना। गैस के मामले में हमारा ऐसा कोई पर्सनल वो नहीं है, गैस के मामले में हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इंपोर्ट पर, मतलब ज्यादा से ज्यादा हम दूसरे देशों पे डिपेंडेंट है, इस वजह से गैस महंगी हो रही है। ठीक है, भारत अपनी गैस जरूरत का लगभग 50 से 55% एलएनजी आयात करता है। ठीक है, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ती है तो भारत में भी गैस क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है, ऑटोमेटिकली ऑफ कोर्स होगी, है ना, ऑफ कोर्स होगी। नेक्स्ट है आपका अंतरराष्ट्रीय संकट, इंटरनेशनल लेवल पे जो इतने युद्ध छिड़े हुए हैं और जहां से दूसरे देशों से, भाई जो देश युद्ध कर रहा है उसी देश से तो हम इंपोर्ट करवाते हैं तेल का और गैस का, तो ऑब्वियस सी बात है जब वहां संकट है तो यहाँ आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 2022 में छिड़ा था आपका ये रशिया यूक्रेन वॉर के कारण यूरोप में गैस की भारी कमी हुई, इसके वैश्विक एलएनजी की कीमतें भी क्या हो गई, बढ़ गई। दूसरा, अगर प्रेजेंट में मैं बात करूं, है ना अगर प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट का सबसे बड़ा संकट क्या है भाई, ईरान, इजराइल एंड यूएसए वॉर, है ना। ईरान, इजराइल और यूएसए का जो वॉर चल रहा है इसकी वजह से क्या हो रहा है, गैस महंगी हो रही है। दूसरा, डॉलर में मजबूती आ रही है ना, गैस का व्यापार डॉलर में होता है, जब रुपया कमजोर होता है तो आयात और महंगा हो जाता है ना। और आपको अगर एट प्रेजेंट में बताएं, एट प्रेजेंट में हम बताएं तो आपको पता होगा कि एक डॉलर का 92 पॉइंट जो है 92 प्लस आप इसको बोल सकते हो क्या चल रहा है, रुपी चल रहा है इस समय पर, है ना। एक डॉलर का, ये मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि 92 पॉइंट रुपीज प्लस समथिंग कुछ रुपीज चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमने देख ली। तो ये जो थे हमारे अंतरराष्ट्रीय संकट थे। ठीक है, डॉलर की मजबूती, गैस में व्यापार में डॉलर होता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर लिखा है गैस सप्लाई में दिक्कत क्यों आ रही है। ठीक है, गैस सप्लाई में दिक्कत क्यों आ रही है, चलिए अच्छा, डॉलर की मजबूती क्या है वो मैंने आपको बता दिया है ना। अब देखो, ईरान पर अमेरिका और इजराइल का क्या हो रहा है, ताबड़तोड़ हमला हो रहा है, आपको पता होगा। और जो इजराइल है वो उनके सारे के सारे जो तेल के टैंक है उन्हीं पर वार कर रहा है। ठीक है, तेल टैंक पर ही मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, जिससे वो धुआं ऐसे भर भर के तेल वहां पे क्या हो रहा है, जल रहा है बहुत ज्यादा। और तेल जब वहां पे खपत मतलब वहीं पे खत्म हो जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास स्टोरेज कम होगा, तो फिर वो महंगे रेट पे बेचेगा बाकी देशों को। तो एक ये दिक्कत ये है। और आपको पता है इसी रास्ते जो है जापान समेत कई जगहों पर 24 घंटे की सप्लाई होती है जो बंद हो चुकी है। अब देखो, गैस सप्लाई में दिक्कत क्यों आ रही है, क्यों दिक्कत आ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का लगभग बंद होना, है ना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो लगभग क्या हो चुका है, बंद हो चुका है, और जिसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, तो देखिएगा सबसे बड़ी चुनौती जो है इस समय पर, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। अब ये क्या है, ये बेसिकली जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये लगभग 167 किलोमीटर लंबा क्या है, ये लगभग 167 किलोमीटर लंबा जल मार्ग है। जल मार्ग है ना, जल मार्ग मतलब जहां पे जहाजों से तेल आता था। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये लगभग 167 किलोमीटर लंबा जल मार्ग है। अब ये इतना लंबा जल मार्ग है जो कि फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। ये क्या करता है, तो ये फारस की जो खाड़ी है उसको क्या करता है, कनेक्ट करता है। किससे कनेक्ट करता है, तो अरब सागर से। ठीक है, फारस की खाड़ी को ये कनेक्ट करता है अरब सागर से। किसकी बात करें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये करता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जंग के कारण मतलब अभी जो युद्ध हो रहा है उसकी वजह से ये जो रूट है इसको क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। युद्ध की वजह से इस रूट को क्या किया गया है, बंद कर दिया गया है। अब देखो, दुनिया की अगर मैं बात करूं, दुनिया का जो कुल पेट्रोलियम है, यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है कि दुनिया का जो कुल पेट्रोलियम है उसका लगभग 20% हिस्सा, दुनिया में जो टोटल पेट्रोलियम है उसका 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है ना, यहीं से गुजरता है।
तो देखिएगा गुजरता है। तो अब आपको पता है कि भाई पूरी दुनिया भर में जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, उसका 20% हिस्सा जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एरिया, जो 167 किलोमीटर का लंबा जलमार्ग है, जो कि फारस की खाड़ी को कनेक्ट करता है अरब सागर से, जो कि युद्ध की वजह से इस रूट को बंद कर दिया गया है। यहीं पर 20% हिस्सा यहीं से होकर के गुजरता है, तो ये एक दिक्कत हो रही है। अब देखिए सऊदी अरब हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, इन सारे देशों से निर्यात के लिए हम किस पर डिपेंडेंट है? सऊदी अरब है, मतलब अभी हमने देखा ना वो सारी कंट्रीज, हम उन पर डिपेंडेंट है तेल के लिए, ठीक है। अपनी जरूरत का 50% कच्चा तेल जो है हम वो यहाँ से मंगाते हैं, और 54% LNG के रास्ते आता है। ये दो रास्ते हैं। तो एक रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, दूसरा रास्ता क्या है? अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो आता है वो लगभग 50% हिस्सा यहां से इंपोर्ट होता है। 50% हिस्सा यहां से क्या होता है? इंपोर्ट होता है। अब यहां पर देखो ये ईरान है, ये है हॉर्मुज स्ट्रेट, है ना, जिसकी हम बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये है, ये ईरान है। अब यहां से देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के ओमान की खाड़ी से तेल आते हुए अरब सागर में ये ऐसे कनेक्ट करता है, और ये फारस की खाड़ी भी यहां पर ये आ रही, तो फारस की खाड़ी को ये अरब सागर से कनेक्ट करता है, और यहीं से ये UAE हो गया, ओमान हो गया, कतर है, सऊदी अरेबिया, सब इससे टच है फारस की खाड़ी से। तो सारा तेल यहीं से समुद्री रास्ते आता है, ठीक है। ये सबसे बेहद अहम रूट है दुनिया में तेल सप्लाई का। अब देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या होता है? एक रास्ता लाख परेशानी क्यों? देखिएगा 50% क्रूड यहीं से आता है भारत का, ठीक है, 54% LNG इंपोर्ट भी इसी रास्ते से आता है, और 40% LNG हम कतर से लेते हैं, बाकी यहां से लेते हैं। क्लियर है? तो ये एक कारण है कि ये बंद हो गया, तो भाई अब दिक्कत हो रही है। दूसरा है प्लांट पर ड्रोन हमले से LNG का प्रोडक्शन जो है वो रुक गया है। LNG मतलब जहां पर तेल का प्रोडक्शन होता है बेसिकली, वो क्या हो चुका है, वो वहीं पर मैंने बताया ना अभी कि इजराइल उन्हीं जगहों पे, उन्हीं टैंक पे हमला कर रहा है जहां पर तेल स्टोरेज है ईरान के पास, और जिससे कच्चे तेल की कीमत में आग लग चुकी है। लगेगी क्या? लग गई है आग, है ना, तो आग लग गई है, ये चीज हो रही है। मतलब कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं बहुत ज्यादा, फिर प्लांट पर ड्रोन के हमले की वजह से। इसके जवाब में ईरान ने क्या किया? UAE, कतर, कंट्रोल, कुवैत, सऊदी जैसे अमेरिकी ठिकानों को क्या किया? निशाना बनाया। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हाँ, अब भारत अपनी जरूरत का जो 40% है वो मैंने आपको बताया ना LNG से लेता है, ठीक है, ये सारी चीजें। अब आगे यहाँ पर देखो कि गैस का संकट कहाँ कहाँ पर है, स्पेशली इंडिया में। तो मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, भोपाल और बेंगलुरु, ये 6 ऐसी जगह हैं जहां पर सबसे ज्यादा संकट है गैस का। अब देखो सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 60 रुपए तक बढ़ा दिए, आपको पता ही है कितना बढ़ाया, 60 रुपए तक। अब इसमें देखो बड़े शहरों में घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ गए, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, भोपाल, जयपुर, पटना, रायपुर, ये सबके प्राइस दिए कि एट प्रेजेंट में प्राइस बढ़ने के बाद, प्राइस बढ़ने के पहले गैस का रेट क्या था गैस सिलेंडर का, और प्राइस बढ़ने के बाद क्या रेट हुआ है, ये यहां पर आपको मेंशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो देश भर में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू कर दिया इन्होंने, ठीक है। हालत इतनी खराब हो चुकी है कि इन्होंने इस अधिनियम को लागू कर दिया। अब ये अधिनियम क्या करता है आपको पता है? ये अधिनियम जो जमाखोरी वगैरह होती है, जो काला बाजारी लोग गैस की करते हैं, उन चीजों को रोकता है इस अधिनियम में। तो यहां पर देखिएगा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 या आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 घरेलू गैस LPG उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम को लागू करता है, ठीक है। अब क्या है ये आवश्यक वस्तु अधिनियम? तो आपको पता है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 जो है आपका, ये एक ऐसा कानून है जो सरकार को ये ताकत देता है कि वह किसी भी जरूरी चीज जैसे अनाज हो गया, चाहे दालें हैं, चाहे खाने का तेल है, दवाइयां हैं, ईंधन मतलब आपका गैस हो जाएगा, इन सबकी सप्लाई की कीमतों को क्या कर सके? कंट्रोल कर सके, उसके लिए एक्ट बनाया गया है। और इसे आसान भाषा में जमाखोरी रोकने वाला कानून भी आप कह सकते हो। बिल्कुल, इसमें क्या होता है? जमाखोरी जो है रोकने वाला कानून आप इसको कह सकते हो, ठीक है। जमाखोरी रोकी जाती है इन सारी चीजों की। जब देखो जब भी कभी किसी चीज की कमी होने लगती तो उसकी कीमतें ऑटोमेटिकली बढ़ती है, आपको पता ही है। जब भी मार्केट में किसी चीज की कमी होगी तो उसके प्राइसेस क्या होंगे? बढ़ने लगेंगे ऑटोमेटिकली, है ना। तो उन प्राइसेस को ना बढ़ते हुए कंट्रोल करने के लिए सरकार ने ये नियम बनाया, और जिस नियम को अब इस समय देश में लागू कर दिया गया है, ठीक है ना। अब देखो इसमें कुछ कैटेगरीज उन्होंने डिसाइड की हैं, ये रही।
सबसे पहले देखो कि इसमें होता क्या है। सरकार ने लागू किया आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 जो है, ये जो है वस्तुओं की उपलब्धता और कीमतों पर नियंत्रण के लिए लाया गया कानून है। अब इसमें क्या क्या होता है, कानून के मुख्य बिंदु क्या है, उत्पादन और भंडारण पर नियंत्रण करना, ठीक है। जैसे कई बार होता है ना कि कोई चीज अगर महंगी होने वाली है तो लोग इकट्ठा खरीद के रख लेते, फिर उसे ब्लैक में बेचते हैं, है ना, तो उस पर कंट्रोल करना। दूसरा, आपूर्ति और वितरण का प्रबंधन करना कि भाई जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई दे सके हम। तीसरा, काला बाजारी और जमाखोरी को रोकना, वही बात हो गई। फिर क्या है, उचित दाम पर वस्तुएं उपलब्ध कराना, है ना, मतलब लोग अगर उसे जमा करके रख ले तो महंगे पे ना दे, उचित दाम पर दे, उसके बारे में डिस्कस करना। संक्षेप में बात करें तो जरूरी सामान की कमी और महंगाई रोकने के लिए आम जनता को उचित दाम पर वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए कानून आया। अब देखिएगा क्या हुआ कि इधर केंद्र सरकार ने देश भर में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तो लागू कर दिया और इसको 4 कैटेगरी में बेसिकली लागू किया गया। वो 4 कैटेगरी कौन कौन सी है देखो, तो पहली कैटेगरी है जहां पर पूरी सप्लाई की जाए, मतलब इसमें घर की रसोई गैस जो है और गाड़ियों से डलने वाले सीएनजी आती है, इन्हें पहले की तरह पूरी गैस मिलती रहेगी, है ना। इसीलिए सरकार ने बोला है अभी रिसेंट के बयान में कि हम कमर्शियल वालों को नहीं देंगे या कम देंगे, लेकिन हम घरेलू वालों को पूरा पेमेंट, मतलब उनको जितनी रिक्वायरमेंट है वो सारा हम देंगे। आगे दूसरी कैटेगरी है खाद कारखाने, खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को करीब 70% गैस दी जाएगी, बस उन्हें यह साबित करना होगा कि गैस का इस्तेमाल खाद बनाने में ही हुआ है, ठीक है। फिर तीसरी कैटेगरी इसमें आती है बड़े उद्योग, बड़े बड़े बिजनेस, नेशनल ग्रिड से जुड़ी चाय की फैक्ट्री और दूसरे बड़े उद्योगों को उनकी जरूरत के हिसाब से 80% तक गैस मिलेगी, ठीक है। और फिर चौथी कैटेगरी आती है छोटे बिजनेस और होटल, है ना, शहरों के गैस नेटवर्क से जुड़े छोटे कारखाने, होटल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, उन सबको भी पुरानी खपत के हिसाब से लगभग 80% गैस दी जाएगी, है ना। ऐसा इन्होंने नियम कानून बनाए हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत। अब देखो आगे क्या है, क्या इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था संकट में है? मेन क्वेश्चन तो हमारा यही है। तो पूरी अर्थव्यवस्था संकट में नहीं है, लेकिन कुछ प्रभाव जरूर पड़ते हैं। अब वो कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं, तो सबसे पहले बिजली उत्पादन क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो इससे क्या होगा, बिजली उत्पादन क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, ठीक है। उर्वरक बनाने की लागत बढ़ जाएगी, है ना। बिजली उत्पादन क्यों महंगा हो जाएगा, क्योंकि अगर अब हमारे पास गैस नहीं है तो लोग इंडक्शन की तरफ बढ़ेंगे ना, और इंडक्शन की तरफ बढ़ेंगे तो इंडक्शन तो बिजली से ही चलता है, तो बिजली की जो है डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो बिजली उत्पादन महंगा हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। उर्वरक या फर्टिलाइजर बनाने की लागत भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका भी वही से काम है। उद्योगों की लागत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और महंगाई भी बढ़ सकती है, नो डाउट महंगाई इससे बढ़ जाएगी। इससे आर्थिक दबाव भी पड़ेगा, लेकिन इसमें पूर्ण आर्थिक संकट नहीं माना जा सकता। ये तो हुई इनकी बुकिश नॉलेज की बात। अगर हम कुछ अपनी जनरल बातें करें तो आपको बता दूं, अब जैसे कि रेस्टोरेंट वगैरह बंद हो रहे हैं, ठीक है, बंद हो रहे हैं, तो बड़े बड़े ढाबे जो है इन सब पे क्या है, संकट है। तो इससे क्या होगा कि कुछ चीजों के रेट सस्ते भी हो सकते हैं। जैसे सबसे ज्यादा जो है रेस्टोरेंट वाले क्या बेचते हैं, पनीर बेचते हैं, है ना। जो अब वो बेच नहीं पाएंगे तो उसकी डिमांड नहीं रहेगी, डिमांड नहीं रहेगी और सप्लाई ज्यादा होती है तो क्या होती है, चीजों की कीमतें ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं। तो यहाँ पर एक चीज ये हो जाएगी। दूसरा, सब्जियों की कीमतें भी कम होंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट वाले यूज करते हैं, तो डिमांड मार्केट में बहुत रहती है। ये नहीं यूज करेंगे तो ऑब्वियस इन सब की कीमत कम होगी। तो कुछ साइड इफेक्ट भी हैं और कुछ चीजें भी हैं। अब देखो इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने क्या कोई कदम उठाए, क्या सरकार कुछ कर रही है या हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना हाई लेवल कमेटी बनाई गई है ना, हाई लेवल कमेटी। तो संकट को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने, किसने, संकट को देखते हुए पेट्रोलियम, हाँ, पेट्रोलियम मंत्रालय ने क्या किया है, कमेटी बनाई है, कमेटी बनाई है, ठीक है। इस समस्या को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने क्या किया है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई है 3 तेल कंपनियों की कार्यकारी के निदेशक को लेकर के। दूसरा, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू कर दिया, जो तो अभी हमने देखा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या किया, 25 दिन बाद होगी अब एलपीजी की बुकिंग, है ना। तो इससे क्या होगा कि लोगों को तरीके से यूज करेंगे और उस हिसाब से कहीं ना कहीं कंट्रोल होगी उसकी डिमांड। फिर है ओटीपी और बायोमेट्रिक अब अनिवार्य कर दिया है। पहले तो आप ऐसे ही कार्ड दो और आपको गैस मिल जाती थी, अब आप क्या होगा कि ओटीपी और बायोमेट्रिक होगा ना, तो ये पता चलेगा उससे कि इस व्यक्ति ने 1 महीने में कितनी गैसेस ली है ना, और क्या इस व्यक्ति ने 25 दिन पहले बुकिंग की नहीं की। तो इससे जमाखोरी पे कंट्रोल किया जाएगा, है ना। तो गैस भी महंगी नहीं होगी, जमाखोरी पे कंट्रोल होगा। तो दूसरा, एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश दे दिया। आपको पता है ना, एलपीजी उत्पादन की हम बात करें तो इंडिया
इंडिया में एक कंपनी है जिसका नाम है ONGC। फुल फॉर्म बताना सारे के सारे कमेंट में, ठीक है। तो ये जो ONGC कंपनी है ये क्या करती है, ONGC कंपनी का क्या काम है, ये गैस का ही उत्पादन करती है भारत में, है ना। दूसरा है नेशनल गैस ग्रिड का विस्तार किया जाएगा, LNG टर्मिनल बढ़ाया जाएगा कि हमारे पास जो है इंपोर्ट के अगर अभी मिनिमम रास्ते हैं तो उन रास्तों को हम और ज्यादा इलेबोरेट करें। उसके बाद घरेलू गैस उत्पादन को भी बढ़ाया जाएगा। इससे क्या होगा, सस्ती गैस उर्वरक और घरेलू उपयोग के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, है ना। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा, महंगाई भी कंट्रोल होगी और गैस का संकट भी कंट्रोल होगा, ठीक है ना। चलिए, उपभोक्ता को 25 दिन में दिया जाएगा, OTP बायोमेट्रिक होगा तो सख्ती से इस्तेमाल करेंगे लोग उसका गैस का, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होंगी। अब देखिएगा निष्कर्ष क्या है, तो निष्कर्ष है कि भारत की गैस इकोनॉमी पूरी तरह से संकट में नहीं है, लेकिन आयात निर्भरता, वैश्विक कीमतें और सीमित उत्पादन जो है एक बड़ी चुनौती है इस समय पर, बिल्कुल, क्योंकि हम मैक्सिमम इंपोर्ट पर ही डिपेंडेंट है, दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है गैस वैस के लिए। तो एक क्या है, ये एक आपकी दिक्कत वाली बात है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, एक दिक्कत वाली बात है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में गैस का उपयोग बढ़ाकर स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा प्रणाली को क्या किया जाए, विकसित किया जाए, जिसमें सरकार ने ये डिसाइड किया है कि अभी जो हम 7 से 8% उत्पादन करते हैं किसका, गैस का, है ना। अभी की बात करें अगर हम, तो अभी 7 से 8% उत्पादन हम गैस का करते हैं, तो इन्होंने उसका टारगेट रखा है कि ये उत्पादन बढ़ के कम से कम 15% तो होना ही चाहिए, ठीक है। टारगेट क्या रखा है, ये उत्पादन बढ़ के कम से कम 15% तो होना ही चाहिए, है ना, जिससे हम क्या कर सके, आपूर्ति कर सके, हम गैस के लिए भी इंडिपेंडेंट हो सके, काफी हद तक हमें इंपोर्ट पर ही डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो इससे देखो देश की अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था पे कोई इतना बड़ा असर तो नहीं पड़ेगा। हाँ, कुछ चीजें हैं, जैसे इंपोर्ट महंगा होगा तो गैसेस महंगी होंगी, गैसेस महंगी होंगी तो ऑटोमेटिकली गैस से संबंधित अगर हम जैसे क्रूड ऑयल महंगा होगा तो देखो ये चीजें आम जनता पे तो वैसे भी, आम जनता क्या है, ये कंपनीज पे भी असर डालेंगी, लेकिन इससे पूरी तरह देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद नहीं होगी, क्योंकि हम अभी भी पूरे वर्ल्ड में टॉप 3 इकोनॉमी में हैं। तो ऐसा नहीं होने वाला, इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए, अब देखो ये हाल ही की न्यूज है, ये बिल्कुल हाल ही की न्यूज है। अभी इससे अभी तक जो मैंने आपको दुख भरी कहानी सुनाई थी, अब उसमें थोड़ा सा खुश हो जाइए आप। कैसे, तो ईरान हैज अलाउड इंडियन ऑयल टैंकर्स टू पास सेफली थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, है ना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मैंने बताया था, जो कि 167 किलोमीटर का रास्ता है, फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है, जहां पर सबसे ज्यादा ध्वस्त हुई थी चीजें। तो ईरान ने अब ये परमिशन, मतलब अलाउ कर दिया है, ये बोल दिया है कि अब इंडिया के लिए जो भी क्रूड ऑयल जाएगा या जो भी गैस जाएगी उसको हम सेफली इंडिया तक पहुंचा देंगे, परेशान वाली बात नहीं है। तो फिर क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारा इंपोर्ट बराबर चलता रहेगा। तो ये जो समस्या है लीक वाली, ये ज्यादा समय की है नहीं, है ना। जो आपको गैस सप्लाई में दिक्कत आ रही है, बहुत ज्यादा समय की समस्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हाल ही की न्यूज है। अब क्या लिखा है कि अदर फॉरेन शिप्स स्टिल फेस रिस्ट्रिक्शंस इन द एरिया, दिस इंश्योर इंडियाज एनर्जी सप्लाईज कीप मूविंग डिस्पाइट रीजनल टेंशन, है ना। तो जो अदर देश हैं उनको अभी भी दिक्कत होगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, लेकिन ये ईरान ने श्योर किया है कि इंडिया को कोई दिक्कत हम नहीं होने देंगे, है ना। तो ये थी न्यूज, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जैसा कि मैं आपको बार बार कहती हूँ भाई, जो थोड़ा सा सेशन को सभी के साथ शेयर कर दिया करिए, अच्छा लगता है मुझे भी। और दूसरा ये है कि चैनल पे नए आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, बेल आइकन का बटन दबा लिया कीजिए, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।